नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उपेंद्र थापक और आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। आज के मैच के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं सजल साहू, सचिन कुमार और हर्षित चौरसिया। आप सभी का स्वागत है। हर्षित, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आज लखनऊ नवाबी स्टाइल में उन्होंने गुजरात को हरा दिया। शुभमन गिल की कप्तानी काम नहीं आई और लखनऊ ने गुजरात को चारों खाने चित कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं इस जीत को लखनऊ के लिए? देखिए उपेन, लखनऊ पहला मैच हारने के बाद बहुत शानदार कमबैक की है। और लखनऊ के पास ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे आप टॉप ऑर्डर देख लें, मिडिल ऑर्डर देख लें, और पीछे भी उनके पास खिलाड़ी हैं। लेकिन गुजरात के पास बैटिंग लाइनअप उतनी मजबूत लग नहीं रही है। केन विलियमसन परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। केन विलियमसन को खिलाया है, बाहर बिठाया है, खिलाया है, बाहर बिठाया है। इसके अलावा जो गुजरात है उसके पास बैटिंग लाइनअप उतनी मजबूत दिख नहीं रही। शुभमन गिल अच्छा करेंगे तो गुजरात आपको अच्छा करती दिखेगी, लेकिन उसके अलावा पूरी बैटिंग लाइनअप आप देख लें, मिलर भी इस बार अच्छा कर नहीं रहे हैं। आज का मैच भी मिलर नहीं खेले। यदि मिलर और शुभमन गिल अच्छा करेंगे तो वो गुजरात अच्छा करती दिखेगी, और नहीं तो ये उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन बात करिए लखनऊ की, तो लखनऊ एक परफेक्ट टीम नजर आ रही है। ओपनिंग प्लॉट से लेके नीचे तक अच्छे प्लेयर हैं। बॉलिंग में रवि बिश्नोई बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लखनऊ एक मजबूत टीम है और अच्छा करती आपको पूरे आईपीएल में नजर भी आएगी। तो एक जी टीम की जीत मानूंगा मैं लखनऊ की। काफी मजबूत लग रही है, अच्छे मैनेजमेंट के साथ। जी। सजल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गुजरात ने रिद्धिमान साहा को नहीं खिलाया, उनकी जगह श्रीकर भरत को उतारा। श्रीकर भरत भी 5 बॉलों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। साई सुदर्शन को ओपनिंग करवा दी। वो उस जगह पे उतने कॉन्फिडेंस नहीं दिखे जितना वो तीसरे या चौथे नंबर पर दिखते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मूव सही रहा कि भरत को खिलाना, या फिर रिद्धिमान साहा को ही बैक करना चाहिए था, उन्हें वापस से टीम में लाना चाहिए था? क्योंकि वो आते हैं, शुरुआत में शॉट्स मार के टीम को रन बना के देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, सजल? हाँ, श्रीकर भरत के बारे में पूछा ना आपने। जी जी जी। एक सेकंड में आपको, अगर मुझे यहाँ पर मिले तो। नहीं, यहाँ पर नहीं है। उन आज हाँ, आज उनके जगह लाया गया वृद्धिमान साहा की जगह। जैसे कि हमने पिछले कुछ मैचों में बात किया था कि वृद्धिमान साहा के बैट से रन नहीं आ रहे हैं, और जो स्टार्ट चाहिए जीटी को, वो मिल नहीं रही है। तो जी हाँ, तो ये तो हमने कहा ही था कि मुश्किल है वृद्धिमान साहा का आगे जाना इस फॉर्म को लेकर। जाहिर सी बात है, कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि शुरुआत में ही आपकी जो ओपनिंग पेयर है उसमें से रन ना आए और मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर पड़े। हो सकता है आज जो शरत है वो एक हो सकते थे इम्पैक्टफुल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आज। हेलो। हाँ, उनका उनका पहला मैच था। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैचों में देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से साई सुदर्शन ने और शुभमन गिल ने जो ओपनिंग पेयर का जो चेहरा बदल दिया है उनके जाने के बाद, दोनों ने एक अच्छी साझेदारी की है और पावर प्ले में काफी अच्छे रन बनाए थे। तो मुझे लगता है कि पावर प्ले में उन्होंने 5 या 6 ओवर में 9 से 10 रन रेट के बीच वो खेल रहे थे। और मुझे वहां दिख भी यही रहा था कि शायद मैच जीत जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गई। तो मुझे लगता है सही मूव है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले मैच में वो परफॉर्म करेंगे, कोई कोई इशू नहीं है। सचिन, मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 2 सीजन में लगातार एक विजयी टीम की तरह खेलने वाली, एक बार चैंपियन बनने वाली, दूसरी बार फाइनल में पहुंचने वाली, अगर रविंद्र जडेजा का वो चौका ना होता तो शायद दूसरी बार भी चैंपियनशिप जीतने वाली गुजरात के साथ आखिर इस सीजन में गलत क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि 4 मैचों में रन बन रहे हैं टीम के, ना मध्यक्रम काम कर रहा है, कोई रन ही नहीं बना पा रहा है, ना जीत पा रहे हैं ज्यादा? क्या हो गया, गलत क्या हुआ? देखिए उपेन, पहले इसका जवाब देने से पहले मैं सजल की बात में कुछ ऐड कर दूं। देखिए, श्रीकर भरत अच्छे खिलाड़ी हैं,
पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके बदले मैथ्यू वेड को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि देखिए इसके अतिरिक्त अगर हम मैथ्यू वेड को नहीं खिलाते हैं तो हमको केन विलियमसन के रूप में अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाना पड़ रहा है, और देखिए एक कीपर खिलाना पड़ रहा है। अगर हम मैथ्यू वेड को खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों काम हो जाएंगे, एक हमको बल्लेबाज भी मिलेगा और कीपरिंग के लिए एक हमको एक्स्ट्रा कीपर भी मिलेगा, है ना। तो और इसके लिए ऑलराउंडर की जगह खुल जाएगी, तो मैथ्यू वेड एक अच्छा विकल्प हो सकते थे। अब बात करते हैं गुजरात की, तो देखिए मुझे लगता है कि गुजरात की बल्लेबाजी उसके अनुकूल नहीं हो रही है। गेंदबाजी लगभग लगभग टच में है, गेंदबाजी लगभग लगभग टच में हो रही है, पर बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं हो रही जितनी पिछली बार हुई। शुभमान लेकिन गिल देखिए आपके अच्छी पास शुरुआत मिल रही है। आपको बता दूं, आपके पास जगह नहीं है मैथ्यू वेड को लाने की। देखिए दूसरी इनिंग में मुझे लगता है कि उनको इम्पैक्ट के रूप में कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप इम्पैक्ट में हम उनको। देखिए, हाँ हाँ। आप नहीं ला सकते। अगर आपके पास 4 ओवरसीज प्लेयर है तो आप, ऐसा नहीं है कि बैक प्लेयर के रूप में भी आप ओवरसीज प्लेयर को ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर रहेंगे ही रहेंगे। अगर मान लीजिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ओवरसीज प्लेयर की जगह मैं दूसरे ओवरसीज प्लेयर लाऊं, तो ये भी नहीं हो सकता आपकी टीम में। या तो ये हो सकता है कि 3 ओवरसीज प्लेयर हो, उसके बाद इम्पैक्ट के रूप में हम एक और ओवरसीज प्लेयर ला लें, ये होगा। नहीं, विलियमसन को लेकर था मेरा कि विलियमसन के बदले हमको आज उनको खिला सकते थे, क्योंकि पिछले में भी देखा गया कि विलियमसन को रिप्लेस करते दिखे हैं पिछले सीजन को। हाँ तो देखिए ओपन बल्लेबाजी का ही मुझे लगता है कि ज्यादा मसला है। विजय शंकर भी अनुकूल नहीं प्रदर्शन कर पा रहे हैं, और टीम की बल्लेबाजी नहीं चल पा रही है। जी, आपको बता दें कि केन विलियमसन को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही लाया गया था, लेकिन उनकी जगह किसी को हटाया गया था। एक साथ में 4 ही इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं और वो चारों एक साथ में 4 4 ओवरसीज। ओवरसीज खेल सकते हैं, और वो 4 अगर ओवरसीज हैं तो उनकी जगह ही ओवरसीज प्लेयर आएगा। खैर शमी की कमी भी खल रही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जो टीम की रीड होते थे बॉलिंग लाइनअप की, जब वो नहीं है तो शायद उनकी कमी है, इस वजह से टीम का बॉलिंग और बैटिंग दोनों प्रदर्शन हल्का हो रहा है। खैर हर्षित, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आज एलएसजी की तरफ से कृणाल पांड्या, पांड्या ब्रदर्स दोनों का दिन रहा। पहला मुंबई का जो मैच था वो मुंबई की टीम ने जीता, मतलब हार्दिक पांड्या का दिन बन गया। उसके बाद आज कुणाल पांड्या ने भी लगातार विकेट लिए और अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। तो आपको क्या लगता है कि पांड्या ब्रदर्स के लिए अब आईपीएल ठीक रहने वाला है? एक तो ओपन में कहूंगा कि हार्दिक पांड्या का दिन नहीं था, मुंबई का दिन था, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है उतने टच पे वो नजर नहीं आए। हार्ड हिटिंग करने गए, कैच आउट हो गए, एक दो ही शॉट उनके बैट से अच्छा है, बाकी हर जगह फंसे फंसे नजर आ रहे थे हार्दिक पांड्या। और आज उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की। अब रन देख के बॉलिंग नहीं की कि पर्याप्त रन स्कोर है, मेरी बॉलिंग डालने का कोई वो नहीं है, या फिर पर्याप्त रूप से फिट नहीं है। अब पता नहीं क्या है हार्दिक पांड्या की स्थिति। हाँ, कृणाल पांड्या ने आज अच्छा किया। कृणाल पांड्या के दिन शायद अब अच्छे होते दिख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ना है लखनऊ को, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो नीचे आके बहुत तेजी से रन बना देता है। यदि आप उनको ऊपर भेजोगे, टीम कठिन परिस्थिति में है, तो वो आपको आराम से खेल के भी लिए मैच आपके लिए बना देंगे। और बॉलिंग में तो वाकई कमाल करते हैं जब उनका दिन रहता है। तो कृणाल पांड्या का होना तो एलएसजी के लिए अच्छा होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या को अभी उनके पुराने रूप में वापस आना, अभी मुझे लग रहा है कि अभी वो पूरा पांड्या वापस नहीं आया। जिस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट इतना कम कभी होता देखा नहीं है, इतना फंसा फंसा खेलते वो कभी है नहीं। बॉलिंग भी आज उन्होंने करवाई नहीं। तो पांड्या का दिन, हार्दिक का तो नहीं, हाँ कृणाल पांड्या का दिन कहूंगा, और मुंबई इंडियंस का दिन कहूंगा, कि मुंबई इंडियंस के दिन आ, वापस आ गए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के अच्छे दिन आने अभी बाकी हैं। जी, सजल, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की बैटिंग लाइनअप के मुख्य 3 पिलर। रोहित शर्मा की आज बल्लेबाजी ठीक रही, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि विराट कोहली के शतक के बावजूद आरसीबी 180 के ज्यादा पार नहीं पहुंच पाई। केएल राहुल भी आज 31 बॉलों में 33 रन बनाकर आउट हुए। तो आपको क्या लगता है कि टी20 के लिए हमारी तैयारी इन 3 स्तंभों के ऊपर सही है, या फिर हमें नए युवा चेहरों की तरफ देखना चाहिए? देखिए, अगर बात की जाए रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, और उसमें अगर मैं जोड़ दूं पांड्या को भी, तो एक इंडियन टीम के ये 4 पिलर है जिस पर इंडियन टीम आगे आने वाले जो टूर्नामेंट है T20 विश्व कप निर्भर करेगी।
रोहित शर्मा ने आज जिस तरीके से देखे अपने पुराने फॉर्म में देखे, ऐसे लगे कि वो खुलकर खेल रहे हैं। और अगर आप जाकर फिर से मैच देखे, हाईलाइट देखे तो और जिस तरीके से उनका बैट का फ्लो आप देखेंगे रोहित शर्मा के, तो काफी एकदम क्लासिकल और एकदम ऐसा लग रहा है कि उसमें वो प्रेशर नहीं ले रहे अपने आप में। सिर्फ वो टच करे और बॉल बस जा रही है, सिर्फ टाइम करे बॉल जा रही है। तो ये एक अच्छी निशानी है इंडियन टीम के लिए, है ना, और ओपनर के लिए, कि आप इतने अच्छे टाइमिंग के साथ, है ना, फ्लेक्सिबली खेल पा रहे हैं। बात की जाए अगर उनकी विराट कोहली की, जी हाँ जरूर है। कल उन्होंने खेला और 100 भी मारे, शायद 67 या क्या, हाँ 67 बॉल पे उन्होंने 100 मारा। और वो आईपीएल का स्लोवेस्ट स्कोर था अ, अभी तक। पहले में मनीष पांडे, दूसरे में अब विराट कोहली आ चुके हैं। देखिए, अगर कल के मैच के बारे में बात की जाए, कल शायद मैच आपका राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी का था। अगर कल के मैच के बारे में बात की जाए तो विराट कोहली ने अच्छा स्कोर किया, 183 का टारगेट दिया वहां पर। और 172, माफ कीजिए, हाँ 156 के स्ट्राइक रेट से खेला है। लेकिन अगर वही दूसरी ओर देखा जाए, अगर राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग देखा जाए, जो जहाँ जॉस बटलर ने बैटिंग की है, संजू सैमसन ने बैटिंग की है, तो अगर देखा जाए जिन्होंने 10 बॉल 20 बॉल से ज्यादा खेला है इस मैच में, उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है या फिर 160 से ऊपर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब विराट कोहली इतने स्लो हो जा रहे हैं? क्या उस वक्त ऐसा था कि 3 या 4 विकेट्स आपकी टीम के गिर चुके थे, या फिर ऐसा था कि सिर्फ ऐसा ही हुआ कि आप आउट हो रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, और नीचे आपके कैमरन ग्रीन बचे हैं, आपके मैक्सवेल बचे हैं, और आपके डीके बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का अगर ये जाकर टी20 में खेलेंगे, तो इससे जो है प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर पर ही पड़ेगा। और वही बात अगर हम केएल राहुल की करें, आज उन्होंने एकाना स्टेडियम में खेला है। आज आज की पिच थोड़ी ट्रिकी थी। जिस तरीके से बल्लेबाज रुक रुक कर खेल रहे थे और बॉल जिस तरीके से बैट में आ रही थी, तो लाजमी ये बोलना कि इतना हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे आने वाले मैचों में आप कर सकते परफॉर्म। लेकिन अगर उनका पिछला मैच भी देखा जाए केएल राहुल का, तो इतना अच्छा कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं रहा है उनका, ऑलमोस्ट रन बॉल ही रहा है। आपको बता दूं कि पहले नंबर पे रोहित शर्मा आएंगे, तीसरे नंबर पर आपको विराट कोहली दिखेंगे, तो वही ये हो सकती है पांचवें छठवें पर आपको केएल राहुल मिले। तो अगर इस तरीके की बैटिंग आप पांचवें छठवें नंबर पर कर रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। आपके पास रिंकू सिंह है, आपके पास जडेजा है। हेलो। जी, जी, जी। हाँ, आपके पास तो शिवम दुबे है। हाँ, आपके पास शिवम जी, दुबे है। अगर इस तरीके से आप बैटिंग करेंगे, तो टीम नहीं चलने वाली, आप टारगेट नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से चल रहे, अगर ये चलेंगे, तो आपको यंग प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 3 नाम गिनाए, उनको आपको मौका देना चाहिए। जी, बिल्कुल। टी20 वर्ल्ड कप की बात चल रही थी, तो आज दिन में भी एक मुकाबला हुआ था। मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह, लगातार अच्छी गेंदबाजी की आज उन्होंने। उन्होंने लगातार यॉर्कर्स मारी। तो क्या हम पुराने बुमराह को वापस देख सकते हैं? क्योंकि जैसे-जैसे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, भारतीय फैंस की उम्मीदें बुमराह और शमी से बढ़ जाएँगी। क्योंकि यही 2 गेंदबाज हैं जो हमें टी20 वर्ल्ड कप जितवा और हरवा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो यॉर्कर्स आज ग्राउंड में गिरी, वो टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए और वेस्ट इंडीज में भी गिरेंगी? सचिन, आपसे सवाल है मेरा। देखिए बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह का भी हमने हाल ही में प्रदर्शन वनडे वर्ल्ड कप में देखा, और किस हिसाब का प्रदर्शन था। देखिए लगभग फाइनल की राह ही हमने तय कर ली थी, और बस कुछ रन कम रह गए थे, वरना तो हम ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर कर विश्व विजेता बन जाते। तो देखिए, और यकीनन देखिए टी आने आगामी टी20 विश्व कप में हमको जरूर ऐसी यॉर्कर देखने को मिल सकती है। और जब तक अभी तक जितना आईपीएल हुआ है, बुमराह अपनी धार में नजर आए हैं। और देखिए भगवान से ही प्रार्थना रहेगी कि मोहम्मद शमी जल्दी ही रिकवर हो जाए और हमको टी20 विश्व कप में खेलते नजर आए, क्योंकि उनकी देखिए जो उनकी चोट है अभी सवालिया निशान बनी हुई है कि वो रिकवर हो पाएंगे या नहीं। जहां तक कि अभी खबर है कि उनकी चोट अभी गंभीर है, तो कहना मुश्किल होगा कि वो टी20 विश्व कप तक रिकवर हो पाएंगे। जी, बट मैं बात आपको करें अपडेट दे बुमराह दूं, की, तो बुमराह की मैं आपको अपडेट दे देता हूँ शमी के बारे में। उनकी सर्जरी जो है वो हो चुका है, और मतलब कि वो अब चल चल पा रहे हैं, लेकिन अभी उनको 10 से 15 दिन लगेगा उनको प्रॉपर चलने में। तो मतलब वो ठीक है अभी। हाँ, तो देखिए ऐसे में जून में विश्व कप होने हैं, तो देखिए उम्मीद यही रहेगी कि मोहम्मद शमी जल्दी रिकवर होएं
बाकी बुमराह से तो पूरी उम्मीदें हैं कि T20 विश्व कप इस बार जीत कर भारत की झोली में डालें। जी, जी, जी। देखिए हम पहले मैच के बारे में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। आज 2 डबल हेडर था। तो पृथ्वी शॉ 40 बॉलें 66 रन संघर्ष करते हुए नजर आए। अभिषेक पैरोल 31 बॉलें 41 रन। लेकिन वहीं आप क्रिस्टियन स्टब्स का स्कोर देखें तो 25 बॉलें 71 रन 7 छक्के। अगर पृथ्वी शॉ और अभिषेक पैरोल थोड़ा ऊपर नीचे रन बना लेते तो शायद दिल्ली ये मैच जीत जाती। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय बैट्समैन का ही केवल स्ट्राइक रेट कम रह रहा है या फिर ये असर सभी पर है? क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से बटलर ने कल बल्लेबाजी की और सामने से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, तो वो मैच नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ शतक दोनों ने लगाया, लेकिन एक टीम जीती, दूसरी हारी और एक ओवर रहकर हारी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हर्षित? नहीं, ये इंडियन बैट्समैन पे दोष देना सही नहीं है, क्योंकि वहीं पे आप रोहित शर्मा और ईशान किशन को भी देख लें, उन्होंने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की। इसके अलावा दिनेश कार्तिक अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इंडिया और विदेशी खिलाड़ियों का कहना सही नहीं। सुमन गिल अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, रही बात पृथ्वी शॉ की, पृथ्वी शॉ ने बहुत स्लो खेला, बहुत ज्यादा स्लो खेला। अभिषेक पोरेल को आगे भेज दिया, उनकी बल्लेबाजी के कारण भी कहीं ना कहीं दिल्ली मैच हारी। और ऋषभ पंत को फिर नीचे भेजना, फिर वही नंबरों के साथ खिलवाड़ क्यों? लगातार टीमें यही कर रही हैं, प्लानिंग समझ में नहीं आ रही। ऋषभ पंत अच्छा खासा खेल रहे थे, 4 नंबर खेलते या 3 नंबर खेल लेते, ऊपर आ जाते। आज मौका भी था, दस्तूर भी था और समय भी मिलता, अच्छा करना था, ऋषभ पंत को ऊपर भेज देते। लेकिन फिर वही पूरा स्ट्राइक रेट, जिस तरीके से जब दोनों ने मतलब बल्लेबाजी की, पृथ्वी शॉ ने और अभिषेक पोरेल ने, मैच को बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया। क्योंकि जब एक समय में देख रहा था 8 ओवर में कुछ 125 रन बनाने थे, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। आप इस तरीके के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक कम से कम एक को तो जवाबदारी लेनी थी। आप 31 बॉल खेल रहे हैं T20 में और एक खिलाड़ी 40 बॉल खेल रहा है, मतलब 70 बॉल खेल के आप रन कितने बना रहे हैं? 66 और 40 110 रन। ये पॉसिबल नहीं है ना। आप 235 चेस कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट 150 और 100 के 120 130 के आसपास, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? एक भी बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, या फिर मारने के चक्कर में आउट हो जाए। नीचे बैट्समैन बचे हुए हैं, ऋषभ पंत बचे हुए हैं, अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी से, अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। तो पता नहीं क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है, नंबर पे लगातार चेंजेस करना। और ट्रिस्टन स्टब्स का साथ यदि शायद ऋषभ पंत पहले आके यदि थोड़ा सेट हो कि वही 30 बॉल 31 बॉल ऋषभ पंत में पहले 20 बॉलों पे खेल के 30 बनाए होते, लेकिन अगली के 10 11 बॉल पे ऋषभ पंत वही 31 बॉल को शायद 55 60 70 कर सकते थे। तो मेरे को लगता प्लानिंग की मिस्टेक थी। स्ट्राइक रेट बहुत कम था, एक साइड से एक बल्लेबाज एंकर करता रहता, लेकिन दूसरा तेज खेल सकता था। तो ऋषभ पंत को शायद ऊपर भेजना था। स्ट्राइक रेट तो सही में, लेकिन इंडियन बैट्समैन और फॉरेन बैट्समैन के स्ट्राइक रेट को जो आपने कहा वो मैं सही नहीं मानूंगा। हाँ, लेकिन दिल्ली की तरफ दोनों बल्लेबाजों ने मैच को बिगाड़ा है, बिल्कुल बिगाड़ा है, ये बात से मैं सहमत हूँ। जी। तो आप तीनों से ही मेरा सवाल है कि सूर्य कुमार यादव, मुंबई उनका इंतजार कर रही थी बहुत दिनों से कि वो आए, आके जिताएं। खैर वो तो नहीं आए, लेकिन मुंबई के बाकी बल्लेबाजों की फॉर्म वापस आ गई और मुंबई ने आज 234 रन बनाए और उनको आगे बढ़ाया। अपने जीत के रथ को पहली जीत उनने हासिल की। तो सजल, मैं आपको देना चाहूंगा कि आप इस बारे में कोई स्टेट्स बताना चाहें तो बता सकते हैं, और आगे आपके ऊपर है। मतलब स्टैट्स किस चीज के बारे में? सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव और जो मुंबई की आज बल्लेबाजी रही उसके बारे में, और क्या सूर्य कुमार यादव का केवल नाम ही मुंबई के लिए काफी था? नहीं, देखिए आप इंजरी से वापस आ रहे हैं और अचानक से बैटिंग करना वो भी तीसरे नंबर पर आकर, थोड़ा सा अनयूजुअल होता है बैट्समैन के लिए। और जिस तरीके की आज क्राउड थी मुंबई में, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। वैसे तो काफी एक्सपीरियंस है, वैसा उनको एक्सपीरियंस कम ही होता होगा, लेकिन हम भी अगर किसी 10 15 20 30 40 लोगों के सामने अचानक जाकर खड़े हो जाए और बोले कि आप नए आए और परफॉर्म करिए, तो थोड़ा सा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सूर्य कुमार यादव के साथ पहले भी हो चुका है आईपीएल में। एक टाइम पे तो ट्विटर पर सूर्य कुमार यादव के लिए यह भी मीम चलता था कि शून्य कुमार यादव। ये ज्यादातर जो ट्रेंड है ये पाकिस्तान वाले जो है, पाकिस्तान सुपर लीग के जो फैंस है, ये चलाते थे कि
शुरुआत के 2-3 मैच में सूर्य कुमार यादव अंडे पर आउट हो जाते थे, तभी उनको शून्य कुमार यादव कहा जाता था। देखिए, हम पहले ही मुंबई इंडियंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, जब मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था, तब 277 रन इनको चेस करने थे। हालाँकि मुंबई वहाँ हार गई, लेकिन मैंने कहा था कि उस वक़्त मुंबई ने अपनी बैटिंग पावर दिखाई है। आपके रोहित शर्मा ने रन मारे, ईशान किशन ने मारे हैं। उस टाइम वक़्त शायद नमन धीर थे। नमन धीर ने मारे। हार्दिक पांड्या उसमें उतना कोई खास स्ट्राइक रेट से नहीं मार पाए, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो पावरफुल दिखा, तो मैंने उसी वक़्त बोल दिया था कि जो मुंबई इंडियंस ने अपने जो वो है जो बैटर्स है वो अपनी पावर दिखा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई गड़बड़ी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक साइकोलॉजिकल इनके ऊपर प्रेशर है, कि बाहरी प्रेशर है, कि एक तो रोहित शर्मा वाला हो गया, कि अपने जो फैन वॉर चल रहा है उसके बीच में हार्दिक पांड्या फँस गए थे, और दूसरा ये है कि आप शुरुआती जब मैच हार जाते हैं, किसी भी टूर्नामेंट के इस तरीके के बड़े टूर्नामेंट के लिए, तो आपको ये बड़ी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है, एक से एक टीम है, तो आगे आने वाले मैचेस में जो कैलकुलेटर है, वो थोड़ा बिगड़ जाता है। ये होता है कि आपको इनके साथ जीतना है, या तो और इतने रन रेट या नेट रन रेट के साथ जीतना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस उस वक़्त प्रेशर में थी, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने दिखाया परफॉर्मेंस करके, मुझे आज जब मैं मैच देख रहा था, तो शुरुआती ओवर से मुझे लग रहा था कि जो मैंने पिछले साल या जो पिछले सालों में आते हुए हमने मुंबई इंडियंस को देखा, जो पुरानी मुंबई इंडियंस जिस तरीके से वो फियरलेसली खेलती है, कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, आज वो दिखा है मुझे। जी बिल्कुल। सचिन, आप पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो आप रिचर्डसन के बारे में बात कर रहे थे कि मुंबई इंडियंस रिचर्डसन को नहीं खिला रही है, वो बाहर बैठे हैं, खिलाना चाहिए उनको। खैर रिचर्डसन आज आए, लेकिन बाकी गेंदबाजों की अपेक्षा उन्होंने थोड़ा सा बेहतर दिल्ली प्रदर्शन किया। कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स। जी जी, उन्होंने रिचर्डसन ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन तब भी 4 बॉलों में 40 रन देके बिना विकेट के वो आउट हो गए। तो ये थोड़ा सा टीम के लिए भी मुश्किल है। और फिर आप बताइए कि कैसे खेलेंगे, दिल्ली इस तरीके से कैसे जीतेगी? हाँ, देखिए मैं सजल की बात से इंटरप्रेट कर दूं कि देखिए जब पहला मैच है रिचर्डसन का, और देखिए मुझे लगता है कि खिलाड़ी को सेटल होने के लिए एक दो मैच चाहिए होते हैं, स्पेशली गेंदबाज को। और देखिए ये आईपीएल है, आपको पता है कि ये पूरा बल्लेबाज इस बार हावी होकर खेल रहे हैं। तो पहला मैच था, और देखिए आगे के मैच में मुझे लगता है कि रिचर्डसन अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और तो क्लासिक गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो इस इन भारतीय पिचों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बस कुछ और मैचों की दरकार है उनको। ठीक है, ये बताइए जी हर्षित। मैं हाँ, बोल रहे थे जी। जी मैं जब गेंदबाजों की बात हो रही है तो मैं मयंक यादव के बारे में बात करना चाहूंगा कि मयंक यादव पिछले मैचों में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज एक ओवर डालते ही उनको थोड़ी सी क्रैम्स आए, चोट आई। इसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी चोट ज़्यादा गहरी ना हो, क्योंकि भारतीय फैंस की नज़रें भी उन पे हैं और फैंस की उम्मीदें भी उनसे हैं। तो मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है कि भारत के जो गेंदबाज होते हैं ज़्यादातर टाइम इंजर्ड रहते हैं। हम बुमराह को देखते हैं, बुमराह भी आते हैं इंजर्ड रहते हैं। हार्दिक पांड्या को तो खैर लगता है कि हॉस्पिटल से आते हैं और मैच खेलते हैं और फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यही हाल भुवनेश्वर कुमार के साथ भी रहा। आशीष नेहरा जब थे तब उनके साथ भी यही रहता था। तो भारतीय गेंदबाजों के साथ ऐसी क्या दिक्कत होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन लगातार गेंदबाज खेलते हैं और लगातार लंबी लंबी चीजें लीग्स खेलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यह फिटनेस में दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है? हर्षित, आपसे सवाल है। नहीं, फिटनेस की दिक्कत नहीं है, जहीर खान भी थे, उनके साथ भी खैर ये सब इशू तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के गेंदबाज ही चोटिल होते हैं। डेल स्टेन भी एक लंबी लंबी इंजरी के बाद शायद उनका करियर ही खत्म हो गया था। ब्रैटली भी बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ चुके थे। तो ये कहना सही नहीं कि सिर्फ इंडिया के गेंदबाज इंजर्ड रहते हैं। तो अब इसके पीछे का कारण अब क्यों होते हैं, ये तो उनसे ही पूछे। मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। शायद ये क्वेश्चन सजल के पास या सचिन के पास करना चाहूंगा, कि जी शायद जी वो इस सही। क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझा पाए। जी देखिए, सही, आप बताएं। हाँ, फास्ट बॉलर्स होते हैं वो, ये है कि उनको थोड़ा सा संभाल कर रखना पड़ता है। वो जो बोलते हैं ना कि मतलब कि ये शब्द शायद उनके लिए अप्रोप्रिएट ना हो, लेकिन मेरे मन में अभी और कोई ध्यान नहीं आ रहा शब्द। नाजुक कली बोलते हैं उनको। कांच जब की मैं सीसी। अभी हाँ हाँ, जब मैं अभी मयंक यादव का अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देख रहा था, तब उनसे सवाल किया गया कि आप अपनी फिटनेस पर कितना ध्यान दे रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो उनके जो मेंटर्स है उनको बता रहे कि आपको ये खाना है, ऐसी एक्सरसाइज करना है। तो ये सब है। देखिए, फास्ट बॉलर एक नाजुक होते हैं, आपको उनको आराम से चलाना पड़ता है। आपको अगर याद होगा कि शोएब अख्तर फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में उनको मतलब कि पूरी दुनिया भर में उनका नाम है। घुटनों के कारण उनका करियर चले गया। और अगर अभी बात की जाए बुमराह की भी बैक की कोई इंजरी थी, जिसके कारण मतलब कि वो कैसे जैसे जैसे तैसे करके बाहर आए। तो ये फास्ट बॉलर के साथ मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने फिटनेस पर ध्यान दे, खाने पीने पर ध्यान दे। और और कंडीशंस का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर कंडीशन जहाँ थोड़ी गर्मी है तो क्रैम्प वैम्प ये आम सी बात है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, बीसीसीआई ने इसके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट भी लाया है। जिस तरीके से पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में टी20 क्रिकेट चल रहा है। पहले ऐसा होता था कि साल भर में कुछ ही महीने होते थे जब क्रिकेट खेलना हो, बाकी बाकी टाइम आपको कोई क्रिकेट नहीं दिखेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हर महीने, दूसरे महीने, 10 दिन, 15 दिन में आपको क्रिकेट खेलना ही खेलना है। आप कहीं ना कहीं की कोई फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेल रहा है, कोई नेशनल टीम के लिए खेल रहा है, कोई रणजी खेल रहा है, तो कोई सैयद मुश्ताक अली, कोई भी मैचेस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको अगर बॉलर आप बॉलर है तो आपको आराम बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बात की है स्टार्क की, तो मैं आपको बता दूं स्टार्क के बारे में। स्टार्क स्टार्क हमेशा ये कहते हैं कि देखिए, 2016 के बाद इस साल खेला स्टार्क ने। तो जब उनसे पूछा गया कि यार आप आईपीएल में मतलब इतने सालों से गायब क्यों रहे, तो उनका ये कहना था कि देखिए, मुझे एक तो टेस्ट टीम के लिए फिट रहना है, और दूसरी चीज वो उन्होंने यह भी बोला कि मैं उनको जो इश्यूज आते थे, पहले बॉडी में जो इश्यूज आते थे, उसके लिए वो उन्होंने टी20 क्रिकेट छोड़ दी थी ताकि वो फिट रह सके। यही उनके साथ भी था। आपने एक और बॉलर का नाम लिया शायद जॉनसन के साथ, वो भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है, इस टाइप के जो लीग्स है वो थोड़े कम खेलते थे ताकि वो अपने नेशनल साइड के लिए फिट रह सके और खेल सके। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा इशू है, अनटिल एंड अनलेस वो अपने पर ध्यान दे सके और उनको पता है कि मुझे आगे जाकर क्या करना है बॉलर के रूप में। जी लखनऊ के एक गेंदबाज तो गए, लेकिन दूसरे यश ठाकुर की हम बात करेंगे। यश ठाकुर ने आज लगभग 4 ओवर फेंक कर 5 विकेट लिए। इकॉनमी केवल 7.8 का। तो सजल, आपको क्या लगता है कि क्या एक नया गेंदबाज तैयार हो रहा है, या फिर एज यूजुअल है कि ठीक है, एक मैच अच्छा गया, दूसरे मैच में फिर से प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सीजन तो अभी तक अनकैप्ड प्लेयर्स का ही है। मतलब कि जिनको हम नहीं जानते, वो परफॉर्म करके दे रहे, वो टीम को जिता रहे। अभी पिछले मैच में मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो शशांक सिंह ने जिताया। और आपके सीएसके में भी एक है, छत्तीसगढ़ के ही है वो प्लेयर। शायद अगले मैच में वो खेलने में मिले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, शायद वो जब वो टीम में आएंगे तब मैं बताऊंगी कि हाँ ये है। तो सीजन अनकैप्ड प्लेयर का है, अच्छी बात है कि जिस तरीके से हमको परफॉर्मेंस मिल रही है इंडियंस की तरफ से। और जरूरी भी है हम आईपीएल क्यों रख रहे हैं, ताकि हम अपने जो हिडन प्लेयर्स है उनको बाहर ला सके और उनको नेशनल साइड में जोड़ सके। ठीक है, मेरा एक सवाल है, शायद हमारे पास एक 5 मिनट है। छोटा सा कमेंट्स लेना चाहूंगा। ये तो बात हुई एलएसजी के बारे में, एलएसजी और आज। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, हाँ, ये लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के बारे में थी। अगर एमआई की आज बात की जाए, मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स की, दोनों टीमें ऐसी थी कि दोनों की बॉलिंग लाइनअपों ने आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़वाया है। एक ने केकेआर से तोड़वाया है तो दूसरे ने एसआरएच से। लेकिन आज क्या डिफरेंस दिखता है, सचिन ये बताइए, आज दोनों ने आज बॉलिंग की, आज क्या डिफरेंस दिखता है आपको? जिस तरीके से बॉलिंग की मुंबई इंडियंस ने और जिस तरीके से बॉलिंग की दिल्ली कैपिटल्स ने, आपको छोटा सा मैं कमेंट चाहूंगा। देखिए, आज पिच जो थी आज बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। बाकी मुझे लगता है कि आज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं हुई। जब देखिए स्टफ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनको देखिए ज्यादातर शॉर्ट बॉलें डाली जा रही थी। और देखिए मुझे लगता है कि स्टफ साउथ अफ्रीका से आते हैं और उस शॉर्ट पिच पर अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो सही टप्पे पर गेंदबाजी होनी थी, ना तो दिल्ली के गेंदबाजों से की गई, ना ही मुंबई के गेंदबाजों से की गई। लेकिन आपको बता दें कि बुमराह ने शायद जो अपना आखिरी ओवर डाला, वो मतलब कि 6 को 6 बॉल या शायद 5 बॉल उन्होंने पूरे यॉर्कर ही डाले। अभिषेक पोरल उस टाइम बैटिंग करे थे। ये बताइए हर्षित कि, 1 मिनट में आपको, हाँ,
आखिरी ओवर था जब मुंबई बैटिंग कर रही थी, आखिरी के 5 ओवर्स में 30 बॉल पर 96 रन आए हैं। क्या ये एक क्या बोल सकते हैं ये एक विनिंग मूवमेंट था कि मतलब कि आप पहले ही 5 ओवर, मतलब कि मुंबई ने 15 के बाद 20 ओवर तक 96 रन बनाए, तो क्या ये प्रेशर ला दिया दिल्ली कैपिटल्स की ओर? क्या एक डिफाइनिंग मोमेंट था ये? बिल्कुल सजल, एक टाइम था जब मुंबई की बैटिंग शुरू के बाद थोड़ी स्लो पड़ गई थी। उस टाइम में प्रोजेक्टेड स्कोर देख रहा था तो शायद 16 ओवर चल रहा था। उसके बाद प्रोजेक्टेड स्कोर 190 बता रहा था। 18वें ओवर में प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा था 207 रन, और मुंबई ने फिनिश किया 235 रन पे। तो और एक और स्टेट्स में देख रहा था जिसमें ये बताया गया है कि मिनिमम 10 बॉल जब आपने फेस की हो और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वो रोमेरियो शेफर्ड का था। 390 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने मारा, तो रोमेरियो शेफर्ड ने पूरा मैच, पूरा का पूरा मैच बदल दिया। और टिम डेविड ने जिस तरीके की हार्ड हिटिंग की है, तो टिम डेविड लगातार ये करते भी नजर आ रहे हैं और एक बहुत यूजफुल बल्लेबाज लग रहे हैं। और अब रोमेरियो शेफर्ड हम्म। उससे भी खतरनाक बल्लेबाज दिख रहा है, और उसके नीचे जो बल्लेबाज बैठा है मोहम्मद नबी, वो भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज बैठा है। तो मुंबई के पास डर था नहीं कि हमारे पास बल्लेबाज हैं, हार्ड हिटर हैं, तो उन्होंने जो गेंद आई है सिर्फ और सिर्फ मारा है। तो इसने दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर सही में दबाव बनाए, और यदि शायद ये 210 220 रन रहते या मुंबई रुक गई होती, तो शायद हार्दिक पांड्या का जो दोस्त छुप गया है वो मेरे हिसाब से नहीं छुपता, और 210 220 शायद दिल्ली के लिए आसान होता चेस करना। और वो रोमेरियो शेफर्ड और टिम डेविड ने मैच को पलटा है अपनी तेज गति से सचिन जी, की सचिन बल्लेबाजी ये से। बताइए कि आप छोटा सा कमेंट चाहता हूँ। जब आप हार रहे होते हैं लगातार, तो एक ब्रेक चाहिए होता है आपको, ताकि आप फिर से रिग्रुप हो सके और प्लानिंग कर सके कि अब हमें आगे करना क्या है। कि मुंबई इंडियंस के साथ भी हुआ है कि 5 या 6 दिन जो इनको वो मिला है, ब्रेक मिला, उसके बाद आज दिखे कि काफी फ्रेश माइंड्स आए। तो आपका छोटा सा कमेंट चाहता हूँ कि आगे अब आने वाले टूर्नामेंटों में क्या इनको अब प्लानिंग में चेंज करना चाहिए, या फिर जो अब टीम बन चुकी है इसी के साथ ही आगे जाना चाहिए टूर्नामेंट के लिए? देखिए मुझे लगता है कि टीम को थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज करना होगा, क्योंकि मैं पीयूष चावला की फॉर्म को लेकर थोड़ा सा चिंता में हूँ। क्योंकि देखिए हम्म। कुछ बीते मैचों में पीयूष चावला का प्रदर्शन वो नहीं रहा है जो पिछले सीजन रहा। और कहीं ना कहीं स्पिन डिपार्टमेंट मुंबई की मुझे कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि पीयूष चावला ही मेन स्पिनर है टीम के लिए, और उनका प्रदर्शन उनके नाम के अनुकूल नहीं रहा है। तो आगे के मैच में ऐसा हो सकता है कि टीम पीयूष चावला के बदले किसी और स्पिनर को मौका दे। बाकी टीम का जो अभी प्लेइंग 11 है वो ठीक है, केवल स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि थोड़ा चेंजेस करने होंगे। ठीक है, उपेन आपके पास 2 मिनट है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। आपके पास 2 मिनट है। जी। मैं हर्षित आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या मुंबई इंडियंस इस प्रदर्शन के साथ आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, या फिर से दैया डबाडोल होने की स्थिति में रहेगी? नहीं उपेन, मैं एक तो मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, थोड़ा बाइस्ड भी हूँ तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये टीम ने पटरी पकड़ ली है, 2014 2015 सबको याद होगा, और निश्चित ही वो प्रदर्शन फिर से दोहराया जाएगा। टीम बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए, अब ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सही है, सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल जाओ और ट्रॉफीज बार लाओ। और मेरा एक क्वेश्चन ही, थोड़ा टाइम है तो सचिन से पूछना चाहूंगा। सचिन, एक बात बताओ, अभी आपने बोला झाई रिचर्डसन को मौका मिलना चाहिए, तो झाई रिचर्डसन अकेले करें और नोकिया नोर्के को बाहर बिठाला जाए, कि मिचेल मार्श लगातार टीम से बाहर रहेंगे यदि नोकिया और जय रिचर्डसन दोनों खेलते हैं? क्योंकि डेविड वार्नर को आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे, और स्टफ की बल्लेबाजी आप देख के उन्हें शायद बाहर नहीं बिठा सकते। तो सचिन बताएं। थोड़ा जल्दी बताए सचिन, 1 मिनट बचा है, एक मिनट बस है, बताइए। और देखिए मुझे लगता है कि जाई रिचर्डसन और नॉर्के को साथ में खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड रहा है, अगर नॉर्के को इंटरनेशनल साथ मिला है, आज के मैच को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि आज गाड़ी पटरी पर दिल्ली की नहीं थी। बट रबाडा के साथ अच्छी फॉर्म में दिखे हैं। और नॉर्के का देखिए पिछला मैच अच्छा रहा, खिलाड़ी के साथ होता है देखिए एक मैच खराब और बाकी मैच अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे जे रिचर्डसन और नॉर्के को साथ में आना चाहिए। ठीक है, वाइंड अप कर चलिए, दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले मैचों के प्री एंड पोस्ट कम्युनिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स में। धन्यवाद।